और आइए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। और अब आपको इसमें बड़ा अपडेट दे दें। बड़ी खबर यह है कि इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन लाल सलाम को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। 7 नक्सली मारे गए हैं। 10 से ज्यादा नक्सली इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से यह बड़ी खबर, मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही साथ 10 नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह से मुठभेड़ की खबर आ रही थी। ऑपरेशन लाल आतंक, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में पहले 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था। उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया था। और अब ये 7 नक्सली ढेर हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हो रही थी, इस पर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विस्तार न्यूज संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। शहनवाज, बताइए कितनी बड़ी ये सफलता है, कैसे इसको अंजाम दिया गया? जी विवेक, बिल्कुल बता दें कि नक्सलियों के ऊपर फिर से सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। लगातार जो है सुबह से रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से जारी रहा। लगभग इस मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवान पहुंचे थे, इस ऑपरेशन पर निकले थे। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है कि 7 नक्सलियों का जो शव है वो बरामद हुआ है और 7 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को मिली है, क्योंकि जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर की सीमा में जिस हिसाब से नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में घुसकर सुरक्षा बल के जवानों ने इस बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया और एक सफल ये मुठभेड़ रहा है, सफल ऑपरेशन रहा है, जिसमें 7 जो नक्सली हैं, बताया जा रहा है कि 7 नक्सली इनामी हैं, जिसपे 5 लाख से अधिक रुपए का भी इनाम था। एक नक्सलियों पे, ऐसे नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों के जवान ने मार गिराया और 7 ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। एक बहुत बड़ी जो मुठभेड़ है, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल शहनवाज, अभी अपडेट क्या है? क्या अभी भी वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है? क्या सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कुछ और नक्सलियों के वहां होने की सूचना है क्या? जी बिल्कुल बता दें, जिस हिसाब से रुक रुक कर उस जंगल में फायरिंग हुआ था और लगातार जो वहां पे तैनात जवान है, लगभग 1000 से अधिक जवान उस जंगल में इस वक्त भी तैनात है और चारों तरफ से घेर कर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। विवेक, इस सर्चिंग अभियान में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल खुलासे होंगे। शहनवाज, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी बात, हम इस खबर पर आपको एक एक जानकारी देंगे विस्तार से। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। मृगेंद्र, जरा बताइए ये कितनी बड़ी सफलता है? शहनवाज हमें जानकारी दे रहे थे, तकरीबन 1000 की संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहे। 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन लाल सलाम, इसको खत्म करने के लिए यह चलाया जा रहा है। क्या खबर पूरी बताइए? देखिए, इस ऑपरेशन की शुरुआत कल हुई। कल गृह मंत्री विजय शर्मा वहीं थे। बाकायदा पूरा रूट चार्ट बनाया गया, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होगा, किस तरीके से फोर्स को भेजा जाएगा, ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 3 जिले हैं, 3 जिले की सीमाओं को लेकर पूरी फोर्स को भेजा गया। हमारे साथ हमारे बस्तर संभाग के ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर जी, वो आपको और विस्तार से बताएंगे कि ये पूरा अभियान किस तरीके से किया गया। संजय जी, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या हुआ है वास्तव में, वो बताइए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र है जहां पर इंद्रावती एरिया कमेटी सक्रिय है नक्सलियों की, और यहाँ जवानों ने इस इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों को घेरने के लिए दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, इन 3 जिलों से फोर्स भेजी थी। करीब 1000 जवान ने सुबह से इस इलाके को घेरा, जिसके बाद अब तक लगभग 6 बार नक्सलियों से जवानों का सामना हुआ है, जिसमें अब जो जानकारी निकल के आई है कि 7 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। साथ ही 5 बड़े ऑटोमेटिक हथियार इस इलाके से जब्त हुए हैं। हालांकि ये अभी भी बहुत ही शुरुआती जानकारी है। पुलिस के आला अधिकारी अब भी किसी भी तरह की जानकारी को पुख्ता करने से बच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ नक्सलियों की मजबूत पकड़ है और यही वजह है कि अधिकारी नहीं चाहते कि जब तक जवान वापस ना आए वहाँ से, तब तक किसी भी तरह से यहाँ पुष्टि करने से बच रहे हैं कि ये आखिर पूरी मुठभेड़ कैसे हुई है और अभी वहाँ क्या स्थिति है।
तो आपने सुना, संजय जी ने बताया कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं पुष्टि करने से बच रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक और बात है कि ऑपरेशन क्योंकि बहुत बड़ा है और ये संख्या और बड़ी हो सकती है, इसलिए फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सूचनाएं तो दे रहे हैं लेकिन पुष्टि करने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मृगेंद्र, और तमाम जानकारी देने के लिए। आपने विस्तार से बताया, हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और अभी पूरी तरह से जानकारी साझा नहीं की गई है क्योंकि जवान अभी भी वहीं मौजूद है जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। वो लौट आए तो सारी जानकारी और साफ हो जाएगी शीशे की तरह। इधर एक तरफ ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन एक रास्ता दूसरा भी है। वो रास्ता है कि पुनर्वास नीति पर, यानी कि नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कराया जाए। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि पूरा देश देख रहा है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहती है ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करें। देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। उधर नक्सलियों की पुनर्वास नीति को लेकर सरकार ने अब नक्सलियों से ही सुझाव मांगे हैं। ये बड़ी अच्छी पहल है और बड़ी अनोखी पहल इसे कहा जाएगा कि नक्सली बताएं कि अगर वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी सुविधाएं वो चाहते हैं ताकि वो इससे प्रभावित हों और मुख्य धारा में जुटें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया कदम उठाया है और कदम ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी है और वो पत्र भी लेकर निकल रहे हैं। सर, किस तरह का सुझाव है आप लोगों ने मांग रहे हैं? पुनर्वास के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहें तो समाज का कोई भी वर्ग कहता है वो भी कह लें, इसलिए एक ईमेल आईडी जारी किए हैं और एक गूगल फॉर्म जारी किए हैं। आने की जरूरत नहीं, वहीं पर भर करके भी भेज सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने पहल की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात की, तो उसका कितना असर दिखते हैं? कोई कॉल तो आया नहीं है ना भाई, बातचीत का विषय है, अब कैसे शुरू होगा देखते हैं। कोशिश जारी रहेगी सरकार की। कोशिश जारी रहेगी सर, और कोशिश जारी रहेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि और लगातार जो पुनर्वास की दिशा पे छत्तीसगढ़ सरकार पहल कर रही है, निश्चित तौर पर इस पहल रंग लाएगी और नक्सली समर्पण करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अगली खबर पर आपको गौर करना चाहिए क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और बिल पे करके चले आते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी थाली में खाने के साथ साथ वो आ जाए जिसको देखकर आपकी चीख निकल जाती हो या फिर आपको एक घिन आ जाती हो। ऐसा हुआ है भोपाल के राजहंस होटल में। नामी ग्रामी होटल है, लोग खाना खाने यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन क्या निकला लोगों की थाली में, इस रिपोर्ट को आप देखिए। भूख लगने पर आप क्या करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जाहिर सी बात है, भूख लगने पर खाना ही खाया जाता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि आपके खाने में कॉकरोच भी परोस दिया जाए तो आपका मन घिना जाएगा। हो सकता है कि आपको ये सुनकर उल्टी जैसा लगने भी लगे। माफ कीजिएगा, हमारा इरादा ये नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, लिहाजा आपको एक खबर बता रहे हैं। आमतौर पर जब भी बाहर खाने का मन होता है तो इंसान सोचता है कि साफ सुथरी जगह खाना खाया जाए, भले ही खाना थोड़ा महंगा हो। यही सोचकर अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया जाता है। कुछ यही सोच रखकर राजधानी भोपाल के बड़े नाम वाला राजहंस रेस्टोरेंट में एक शख्स खाना खाने गया। पूरी थाली मंगाई, रोटी, सब्जी, दाल, पनीर, पापड़ सब था, स्प्राउट्स भी था। लेकिन ये क्या, आप देखिए, ये सजी थाली में कॉकरोच का क्या काम। कॉकरोच थाली में मरा पड़ा है। कॉकरोच को देखकर ग्राहक के तो होश उड़ गए। आनन फानन में उसने मोबाइल से वीडियो बनाया जिसे हम आपको दिखा रहे हैं।
सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि राजहंस होटल में एक थाली में कॉकरोच पाया गया। जमकर सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो के वायरल होने में सत्यता क्या है, हम होटल मैनेजमेंट से ही बात कर लेते हैं। कल यहाँ पे कुछ लोग आए थे, खाना भी खाया, उन्होंने शिकायत की कि आपने उनको कॉकरोच परोस दिया। क्या ये पूरा घटनाक्रम था, ये ज़रा बताएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, हमारी बेस्ट कोशिश होती है कि सर हम सही खाना आपको परोसें। राजहंस किस लिए पॉपुलर है सर? राजहंस आप आए हैं, आपका हम अच्छे से स्वागत करें, हम लोग कटसी एक्सटेंड करें, अच्छा खाना खिलाएं और तभी आप हमारे पास आते हैं। अब वो कॉकरोच के लिए तो हम लोग जो प्रिकॉशंस हैं, पेस्ट कंट्रोल इश्यूज़ है, वॉट एवर, ठीक है, वो अपन करते रहते हैं। अब वो क्या उनका डिससेटिस्फैक्शन रहा हमसे और दैट, ये सवाल इस बात का कि कॉकरोच थाली में आ कहाँ से गया, आपकी हैंड से गलती हुई? नहीं, मेरे एंड से सर, मेरा आप तो किचन देखो, मेरे एंड से सर हमारी पूरी कोशिश रहती है। हम आपको कॉकरोच खिलाएंगे क्या? वी आर नॉट हियर टू सर्व कॉकरोचेस, वी आर हियर टू सर्व गुड फूड टू आवर गेस्ट। शुरुआत में जानकारी ये भी आई कि ग्राहक बार बार कहता रहा कि सीसीटीवी चेक कर लीजिए, लेकिन होटल मैनेजर ने सीसीटीवी नहीं दिखाया। अब होटल के मैनेजर अपनी सफाई दे रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। सीसीटीवी, अब कॉकरोच कहाँ से आया सर, आप गेस्ट से पूछिए जिनके पास है, बट हमने कॉकरोच उनको सर्व नहीं किया। दिस इज आवर टेक। भोपाल के घोड़ा नक्कास के पास राजहंस होटल मौजूद है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मैनेजर अपनी लापरवाही और गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। कॉकरोच निकलने के बाद फूड इंस्पेक्टर से इस मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन सवाल वहीं आकर ठहरता है कि 130 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने का दावा करने वाला राजहंस होटल में क्या इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है कि लोगों की थाली में कॉकरोच निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अगली बार जब भी खाना खाने जाएं, थाली को अच्छे से देख लें। और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत है। ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो हाय गर्मी चिल्ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर में भी चैन नहीं है, क्योंकि कूलर पंखे चल तो रहे हैं लेकिन गर्मी से राहत नहीं दे पा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद ये भी बताते हैं कि अगले 2 दिन बाद क्या होने वाला है। देश में गर्मी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के 16 शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में भी तापमान की चुभन महसूस हो रही है। यानी कुल मिलाकर हाय गर्मी, उफ गर्मी कहते हुए लोगों का दिन कट रहा है। बेचैनी इतनी है कि ना कूलर में चैन है, ना पंखे में राहत। एसी जब तक चले तब तक तो ठीक, जरा सी देर के लिए बंद हो जाए तो समझो हालत ही खराब होने लगती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के साथ निमाड़ और बुंदेलखंड में गर्मी इतनी है कि लोग कह रहे हैं अब तो जान ही निकल जाएगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर में भी लोगों का हाल बुरा है। भाई साहब इस समय पर देखिए, जब आ रहे हैं हम लोग तो ये बिना मुंह बांधे हम लोग आ नहीं सकते। आँख इतनी जलती है, चश्मा लगाना पड़ता है। और चौराहे में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ आने के बाद हम लोग को जूस पीना पड़ रहा है। घर से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे। सुबह इतनी धूप रहती है कि इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ जूस पीने। तो यहाँ के माहौल ऐसा है कि ना खड़ा होने के लिए जगह है अच्छे से, ना तो कुछ, ना पानी की व्यवस्था है जगह जगह में, ना कोई मटका वगैरह की व्यवस्था किए हैं। तो सुना आपने। अब आपसे यदि हम कहें कि ये तो बस शुरुआत है, ये तो गर्मी का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आप डर जाएंगे। लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि 2 दिन बाद गर्मी का और सितम देखने को मिलेगा जब नौतपा की शुरुआत होगी। कहा यह जाता है कि नौतपा में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। मौसम विभाग की क्या चेतावनी है, ये भी आप सुन लीजिए। अभी जो है कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह तो आइसोलेटेड रेन है, जो साउथ भाग है, और जो बाकी जगह जो है कि हीट वेव के चांसेस बढ़े हुए हैं। इसका कारण जो है कि एक साइक्लिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, उसके आसपास एक ट्रफ लाइन जो है साउथ ईस्ट राजस्थान टू झारखंड अक्रॉस सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है। और एक नॉर्थ साउथ ट्रफ है जो रन कर रहा है साउथ ईस्ट राजस्थान टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ अक्रॉस साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश 1.5 पर। इसके कारण जो है कि कई जगह हीट वेव के चांसेस बने हुए हैं। हाल बेहाल है और अभी भीषण गर्मी के लिए तैयार भी हो जाइए।
नौतपा की शुरुआत 25 मई से होने जा रही है। आखिर नौतपा में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, इसका धार्मिक महत्व भी जान लीजिए। यह जो नौतपा है, ये मुख्यतः क्या है कि सूर्य हमारा सदैव 12 राशियों में भ्रमण करता रहता है। करीब करीब 16 मई के आसपास, जिस समय सूर्य का संक्रमण वृष राशि में होता है, यानी करीब करीब 9 दिन। लेकिन जैसे ही रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य का प्रवेश होता है और इनके समन्वय के आधार पर जो मौसम में है तीव्रता आती है और वहीं से समुद्रों का बाष्पीकरण तेजी के साथ होने लगता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीखी गर्मी कहर बरपा रही है। दोनों राज्यों के ज्यादातर जिलों में पारा 43 डिग्री के ऊपर चल रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें सूनी हैं। चौक चौराहे पर कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर लू चलेगी, मौसम विभाग कह रहा है। लिहाजा इतनी मुश्किलें अभी हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि नौतपा में हमारा हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो समझना यह जरूरी है कि गर्मी आखिर इतनी पड़ क्यों रही है। और ये नौतपा आपने हर साल सुना होगा, हो सकता है कि आप में से कई लोग जानते भी हों कि नौतपा क्या है, लेकिन नौतपा के पीछे साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि नौतपा का क्या इफेक्ट है, क्यों नौतपा में गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये सूरज है, आग धधकता हुआ ये सूरज और ये धरती, 9 दिनों तक चलने वाला ये चक्र। और इस चक्र में होता यह है कि ये सूरज और धरती के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। 9 दिन तक ये चलता है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। जब कम दूरी होगी तो सूर्य ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, धरती पर ज्यादा किरणें भेजेगा और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है और उसका असर यह होता है कि तेज गर्मी का एहसास होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। नौतपा में सूर्य प्रचंड मुद्रा में रहते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर होते हैं और नजदीकियां ज्यादा होती हैं, दूरी कम होती है तो गर्मी ज्यादा लगती है। गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा बढ़ती भी है, लू भी चलती है, हीट वेव होता है और इसलिए हम आपको ये साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं। अब धार्मिक महत्व आप देख लीजिए। 25 मई को 3:15 से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे। ये नौतपा की शुरुआत है। 9 दिन तक ये नौतपा रहेंगे, लेकिन सूर्य 15 दिन तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। 8 जून को 1:04 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। ये 15 दिन का कार्यकाल होता है, लेकिन पहले 9 दिन बड़े टफ होते हैं, जिसे नौतपा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्र तक ये रहता है, जिसे हम 9 दिन कहा जाता है। यही नौतपा है जिसके चलते गर्मी बढ़ती है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और चंद्रदेव के संपर्क में कौन आते हैं? सूर्य देवता। ये हम आपको धार्मिक परिलक्षण बता रहे हैं। और चंद्रदेव जब सूर्य के प्रवेश करने से संपर्क में आते हैं तो सूर्य के प्रभाव में इनकी शक्ति कम होती है, गर्मी बढ़ती है। ये धार्मिक महत्व है, ये हमने नौतपा के बारे में आपको बताया है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, नौतपा को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन गर्मी का असर क्या है जरा ये भी आप देख लीजिए। जबलपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बीमार होना उनका शुरू हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं। जबलपुर के सभी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। उल्टी, दस्त, ऐसी तमाम मरीज जो है लगातार यहां पहुंच रहे हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, लू, उन्हें कई बार लू लग जा रही है, ऐसी बीमारियां हो रही हैं। अस्पतालों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की, जहां पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं का दावा जरूर किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि भीषण गर्मी से बचाव के तरीकों को अपनाकर बीमारी से बच सकते हैं। भीषण गर्मी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। जबलपुर में तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है, मरीजों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त मैं जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूं और यहाँ पर जो आप वार्ड में तस्वीरें देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक भी बेड ऐसा नहीं मिलेगा जो खाली होगा। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मरीज यहाँ पर हैं और मजबूरन प्रशासन को जो है यहाँ पर नीचे गद्दे लगाकर मरीजों को बिठाना पड़ रहा है, सिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वार्ड की बात करूँ तो 25 बेड है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है मरीज इस समय भर्ती हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो उल्टी दस्त के मरीज हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हुए मरीज, में उनसे बातचीत कम। अम्मा, कहाँ से आए आप? सहाई महाराजपुर से। क्या हो गया है? और दस्त लग रहा है। दस्त हो रहा है? हाँ। गर्मी की वजह से? हाँ।
और स्थिति इतनी यहाँ पर गंभीर है कि तमाम जो मरीज हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा गड्ढे लगाकर यहाँ पर मरीजों को रखा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, देखिए कूलर चल रहा है तभी पता नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना देखिए मुंह पे मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए हर एक मरीज की यही कहानी है, हर एक मरीज का यही दर्द है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है, 42 डिग्री के करीब जबलपुर में तापमान पहुंच चुका है और इसमें लगातार इजाफा अभी और होगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है। दुर्गेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो पर, जो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। अनिल गौर ग्वालियर से हमें जानकारी दे रहे हैं, होमन साहू रायपुर से हमें जानकारी देंगे, बताएंगे वहां गर्मी का क्या हाल है। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर का हाल बताएंगे, क्योंकि इंदौर में भी जबरदस्त गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। होमन की तरफ पहले रुक करते हैं। होमन जरा बताइए छत्तीसगढ़ का हाल क्या है इस भीषण गर्मी में, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो तमाम क्षेत्र ऐसा, तमाम एरिया ऐसा है जो जल रहा है। छत्तीसगढ़ का हाल बताइए। देखिए विवेक, मैं नहीं बताऊंगा मौसम का हाल, मौसम वैज्ञानिक बताएंगे। संजय बैरागी जी मेरे साथ है विवेक, उन्हीं से जानते हैं सर कैसा रहने वाला है मौसम। देखिए आज 26 तारीख तक जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम स्तर के जो पानी गिर सकता है और हवा भी चल सकती है, खास करके बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में, और ये स्थिति 26 तक रहेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन तक ड्राई वेदर रहेगा। उस दौरान जो है छत्तीसगढ़ का जो तापमान पीक पॉइंट में रहेगा इस सीजन का, यानी खास करके रायपुर का तापमान भी 44 के आसपास जा सकता है। सर लगातार ये चीज़ देखा जा रहा है कि शाम जब होता है तो रुक रुक कर बारिश होने लगती है सर। नहीं, शाम ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल घटना है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि कम से कम रायपुर के वासी बारिश का दीदार तो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर तो हाल बहुत बुरा है। हम लौटेंगे आपके पास। अनिल गौर जरा बताइए ग्वालियर का क्या हाल है, क्योंकि ग्वालियर में बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए विवेक, 1 सप्ताह हो गया और 1 सप्ताह से ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है। रोज का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और सबसे बड़ी चुनौती अब आगे के लिए होने वाली है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि अगले 1 सप्ताह तक ग्वालियर चंबल अंचल में और तापमान में वृद्धि हो सकती है और तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो लोगों के लिए काफी मुसीबत और आगे होने वाली है, राहत उनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। डिहाइड्रेशन, साथ ही साथ उल्टी दस्त के जो मरीज है, और असर के लिए लोगों को अपना ख्याल रखना जरूरी है। पुनीत जरा आप बताइए, इंदौर में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी पुनीत, इस बार ही ज्यादा पड़ रही है या हर साल यही देखने को मिलता है कि गर्मी का असर इंदौर में भी दिख ही जाता है? नहीं, देखिए इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज की बात करें तो 44.5 डिग्री टेम्परेचर था, ये बहुत अधिक होता है। इंदौर शहर के लोगों को इतने टेम्परेचर की आदत नहीं। इस मामले में जब हमने एक्सपर्ट लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि जिस तरह से इंदौर और आसपास पेड़ों की कटाई हो रही है और जो सड़कें बन रही है, सीमेंट का जंगल जाल बिछ रहा है, उसकी वजह से इंदौर में इस तरह से गर्मी बढ़ी है। इंदौर रातों में ठंडी होने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब रातें भी ठंडी नहीं हो रही है। रातें भी गर्म है और दिन तो गर्म हो ही रहा है। 44 डिग्री तापमान बहुत ज़्यादा होता है। पुनीत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गर्मी प्रचंड है और आपको ध्यान रखना जरूरी है। और इस तस्वीर को देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जरूर पहचानते होंगे। ये हैं कुणाल चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे यहां पर नजर आ रहे हैं। सगाई आज हो गई है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। शहनाई बजने जा रही है शिवराज सिंह चौहान परिवार में। आप देख रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के जैन परिवार इंदरमल की पोती से की है। सगाई के बाद से पूर्व सीएम के यानी कि शिवराज सिंह चौहान का परिवार खुशियों से झूम रहा है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सगाई के बाद से दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है। इस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद हैं। छोटे भाई की सगाई के कार्यक्रम में कुणाल के बड़े भाई कार्तिकेय भी दिख रहे हैं। वहीं डॉक्टर इंदरमल और अपनी पत्नी के साथ, बेटे के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। संदीप जैन के साथ, संदीप जैन पत्नी और भाई के साथ भी इस रोके में नजर आए हैं। तो सगाई हो गई है शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे की। तस्वीर आपके सामने। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए
बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने तमाम साथियों को, तमाम नेताओं को दूसरे राज्यों में भेजा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हुए तो यहां के नेताओं की जिम्मेदारी दूसरे प्रदेशों में लगा दी गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल ली है। दोनों प्रदेशों के दिग्गज नेताओं की डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और खजुराहो सांसद झारखंड में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी झारखंड दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धनबाद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी ढूलू महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो किया और सभा को संबोधित किया। फिर शिवराज सिंह चौहान रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं से संवाद करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। यही अंदाज उनका झारखंड दौरे पर रांची में देखने को मिला। यहाँ तो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। लूट लिया इनने पूरे झारखंड को, तबाह और बर्बाद कर दिया। जनता का धन लूटा है। सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ निकल रहे हैं, अफसरों के यहाँ निकल रहे हैं। कलंकित किया है इनने झारखंड को, कलंकित। अब अफसर और नेता सब जेल में है। झारखंड की जनता गुस्से में है कि झारखंड के नाम को इन्होंने बदनाम किया और जनता का धन लूटा। वो छोड़ेगी नहीं, चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये गठबंधन इसके बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की, जो कि झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और उसके आसपास के जिलों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 24 मई से 30 मई तक वे झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। ये क्षेत्र शिबू सोरेन के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। वीडी शर्मा देवघर, दुमका, गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में न सिर्फ सभा करेंगे बल्कि बूथ मैनेजमेंट की भी कमान संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संगठन को मजबूत करने में माहिर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को पूरे देश भर में ख्याति मिली थी। उसी के दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा झारखंड में बतौर संगठन मंत्री और विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक उड़ीसा में चुनावी प्रचार में जुटे थे और अब वे झारखंड के जमशेदपुर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद अब सभी नेताओं का फोकस झारखंड पर है। झारखंड में तीसरे फेज के चुनाव के लिए 25 मई को 4 सीटों पर मतदान होना है। इसमें धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के अलावा रांची सीट शामिल है। ऐसे में अब एमपी और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं का झारखंड पर फोकस है। देखने वाली बात होगी इन दिग्गज नेताओं के दौरे झारखंड में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, लेकिन सीबीआई के ही इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे को अगले विधानसभा सत्र में भुनाने जा रही है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा सत्र में नर्सिंग घोटाले की जांच में रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाएगी। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है, उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को
पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल हैं। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। जी हाँ, तो कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कर रही है, यानी कि घोटाले पर सियासत लगातार गर्म हो रही है। नरसिंह घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस व्यापम को लेकर भी सीबीआई पर अब सवाल उठा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अब समझ आ रहा है कि विश्व के सबसे बड़े शिक्षा व्यापम घोटाले में सीबीआई ने क्लीन चिट कैसे दे दी होगी। जब नर्सिंग कॉलेजों की सुटेबल रिपोर्ट के लिए लाखों रुपए की रिश्वत में सीबीआई अधिकारी बिक गए, तो व्यापम महाघोटाला तो अरबों रुपए का था, उसमें तो करोड़ों की रिश्वत मिली होगी। ये कहते हुए अरुण यादव ने निशाना साधा है इस पूरे जांच क्रम में। छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया। प्रयास था निवेश के लिए, लेकिन अब विष्णुदेव साय की सरकार एक नई रणनीति पर काम कर रही है और रणनीति यह है कि जितने भी एमओयू साइन हो वो 100% पूरे किए जाएं। निवेश के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टर समिट जल्द ही छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जल्द ही राज्य में निवेश को लेकर एक अनुकूल माहौल बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इसे लेकर निवेश की नई रणनीति पर सरकार काम कर रही है। विष्णुदेव साय की सरकार के दिशा निर्देशों के बाद उद्योग विभाग ने निवेश बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 5 साल तक लगातार इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में निवेश का त्योहार अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हो सकता है। कृषि, खनिज, हैवी इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी पर निवेश की संभावनाएं ज्यादा हैं। पिछली सरकारों में हुए निवेश धरातल पर कम साकार हुए थे, लिहाजा नई रणनीति से 100% निवेश को पूरा करने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। 2001 के बाद से लेकर अब तक 486 एमओयू साइन हुए थे। 158 एमओयू पर काम शुरू नहीं हो पाया। ग्लोबल कंपनियों के निवेश से प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, जिसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि आने वाले 5 साल में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक बनाने का लक्ष्य है। विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रमोशन का माहौल, उनके लिए उनको कोऑपरेट करने वाला माहौल स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि प्रदेश की जीडीपी को जो हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाना, उसको हम सुनिश्चित कर सकें। निवेश को लेकर चल रही तैयारियों पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि बघेल सरकार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 107 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, लेकिन 300 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बावजूद रुचि नहीं दिखाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार के पास प्रदेश के हित में कोई विजन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां 16,000 करोड़ का कर्जा लेकर छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है, और यही नहीं, अन्य योजनाओं जो कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं थी सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंचती थी, उन योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। उनके पास आय का जरिया कुछ भी नहीं, और सिर्फ उन योजनाओं कटौती करना, बंद करना, शराब पे रेट बढ़ाना। तो सरकार के पास कोई भी नए एक जनता के लिए प्रदेश के हित में कोई भी ऐसा विजन नहीं है। किसी भी राज्य में ग्लोबल कंपनियों के निवेश से वहां की जीडीपी में तेजी देखने को मिलती है, जिसका लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को भी होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है।
यही वजह है कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर प्लान तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ की सरकार निवेश के लिए एक माहौल तैयार कर रही है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। एक इन्वेस्टमेंट बड़ा अजीब है, वो भी आपको बताते हैं। वो हुआ है भोपाल में। दरअसल एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राजधानी भोपाल में 14,50,000 रुपए में पता है क्या बिका है? 2 बकरे जिनका वजन 161 किलो का है। इनका नाम है रफ्तार और दूसरे का नाम है टोरेंडो। टोरेंडो की कीमत 7.5 लाख है, रफ्तार 7 लाख का है। तो आपको हम 2 बकरे दिखा रहे हैं। ये वही बकरे हैं जिन्हें 7 और 7.5 लाख में, यानी कि टोटल 14.5 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो 7.5 लाख रुपए एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको ये भी बताएंगे हम कि 7.5 लाख रुपए में किसी ने बकरा खरीदा है। अगर आपके पास 7.5 लाख रुपए हो तो आप क्या खरीद सकते हैं? आइए देखते हैं। सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, पर खबर ही ऐसी है और सही है, आपको मानना पड़ेगा। 2 बकरे 14.5 लाख के, 14.5 लाख के बकरे बेचे हैं साहब अली जी ने। कौन है इसके खरीदार? पुणे से राजिक भाई है, उनने टोरांडो करके बकरा अपना 7.5 लाख रुपए का लिया है। और पुणे से ही सद्दाम और सलमान भाई हैं, समीर भाई हैं, तो उनने अपना रफ्तार करके बकरा है वो 7 लाख रुपए का लिया है। साहब भाई, इनके पालन पोषण में क्या, रख रखाव में क्या करना पड़ता है? सीज़न के हिसाब से ये 3 सीज़न होते हैं हमने, सर्दी गर्मी बारिश, हर में डाइट अलग दी जाती है इनकी। मतलब गर्मी के हिसाब की डाइट इस वक्त ये चल रही है। फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि एक टाइम ये देखिए आपके ग्लूकोज डी चल रहा है इनका ठंडक रखने के लिए। फिर दूध है, मक्खन है, घी है, ज़रूरत के हिसाब से ताकत की चीज़ें ये हो गई। इस वक्त दाना कम दिया जाता है, लिक्विड ज़्यादा दिया जाता है, जिससे ये फिट एंड फाइन रहे। कितने साल में तैयार होते हैं ये? कितने महीने? साल में सर, 1 साल में। कितना खर्च करते हैं आप? जब 7 लाख का बकरा बेचते हैं तो उस पर कितना? क्या आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना खर्च आता है। अब जैसे ये मीडियम साइज़ का बकरा है तो इसमें 10,000 रुपये खर्च आएगा। अभी मैं इससे बड़े बकरे आपको दिखाता हूँ तो उसमें तकरीबन 15 से 18,000 रुपये महीना खर्च आएगा। तो वो बकरा जो आपने 7.5 और 7 का बेचा है वो है कि ले गए? वो है ना, मैं दिखाता हूँ। आइए ना, कहाँ पे है वो? क्योंकि इसने भोपाल का नाम बहुत बहुत ऊपर लेके गया है। मतलब इस बकरेबाजी के लेवल से देखा जाए तो इस बकरे ने भोपाल का नाम ऊपर रखा, तो इसलिए मैंने इसका नाम ही शान भोपाल रख दिया। तो ये कब जाने वाले हैं? ये 30 तारीख से पहले चले जाएंगे, इसी महीने के लास्ट एंडिंग में चले जाएंगे ये। जिस रकम में आप एक छोटा सा घर बना के तैयार कर सकते हैं, जिस रकम में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं, और जिस रकम में आप एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं, उस रकम में ये बकरे खरीदे जाते हैं और बाकायदा फिर इनकी कुर्बानी दी जाती है इनके त्यौहार में, जो कि बकरा ईद कहलाती है। कैमरा पर्सन नागेन के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो कीमत कितनी भी बड़ी हो, खरीदार बड़ा होना चाहिए तो वो कीमत भी मिल जाती है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि 7.5 लाख रुपए कितने महत्वपूर्ण हैं और 7.5 लाख रुपए में क्या कुछ मिल सकता है। 7.5 लाख रुपए में क्या आता है? ये बकरा जिसे आप देख रहे हैं, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन यही 7.5 लाख रुपए अगर आपको मिल जाए तो आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। आप 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद सकते हैं, आप एक कार खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं जिनकी संख्या 7 होगी, आप 5 महंगे मोबाइल खरीद सकते हैं, और तो और 100 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने वाले ये सब खरीदते हैं, कुछ लोग बकरे खरीदते हैं। आपको बता दें कि जल्द ही बकरीद है, अगले महीने उसकी तैयारी शुरू हो रही है। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से खबर है जहां पर चोर किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसका ताजा नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां की पॉश कॉलोनी माधव नगर में चोरों ने दिन दहाड़े सोने मकान को निशाना बनाया और सिर्फ 22 मिनट में सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत 22 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोरी की यह वारदात व्यापारी मनीष गुप्ता के घर पर हुई है। मनीष गुप्ता अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए हुए थे। अब मैं चाहूंगा कि इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाएं, क्योंकि 22 लाख रुपए की चोरी हुई है और उस 22 लाख की चोरी किसने अंजाम दिया है? इन लोगों ने। ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, यहां से चोर घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये देखिए लाल घेरे में जो पोटली आप देख रहे हैं ना, ये 22 लाख रुपए की पोटली है। 22 लाख रुपए में इस पोटली में नकदी भी है, सोने चांदी के गहने भी हैं, जेवरात हैं
और इसकी वैल्यू 22 लाख रुपए ऐसा दावा किया गया है। तो 22 लाख रुपए की पोटली चोरों के हाथ में, सीसीटीवी में पूरी करतूत, और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब आपको ऐसी ही हौसलों वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दतिया जिले की तस्वीर है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में चपरा गांव की रहने वाली मंगेश बघेल के हौसलों के सामने उसकी दिव्यांगता भी हार मान चुकी है। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी ये दिव्यांग बेटी इंदरगढ़ के एक निजी कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने पहुंची थी। कॉलेज प्रबंधन ने इसकी फीस बकाया होने के चलते फॉर्म भरने से रोक दिया। दोनों हाथ पैरों से दिव्यांग मंगेश इस मामले की शिकायत लेकर दतिया पहुंची। रोते हुए पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निलय गोस्वामी को शिकायत दी। शिकायत कैसे लिखी गई वो सबसे ज्यादा जरूरी आपको देखना। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये बेटी अपने मुंह में कलम रखकर मुंह से लिख रही है, क्योंकि इसके हाथ पैर वैसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। दिव्यांग है ये बेटी। ये देखिए मुंह से ये आवेदन पत्र लिख रही है। आप तस्वीर को देखिए, बच्ची हाथों से लिख नहीं सकती है, इसलिए उसने मुंह से लिखना उसकी आदत है और वो आवेदन दे रही है। जिसके बाद अब पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने उस कॉलेज के प्रबंधक को फटकार लगाई, फीस जमा कराई और बाद में वो फिर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेगी। पानी को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। मुरैना में एक बार फिर से पानी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मुरैना के भोरा गांव में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और इस लड़ाई में जमकर लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ी चली। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए, 4 लोग घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। घायलों को सबलगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो मुरैना में ये पानी को लेकर जल संग्राम देखने को मिला है। वो पानी की बोरिंग है और उसमें मशीन को चलाता है और लोगों को पानी सप्लाई करता रहता है। उसमें एक जो दूसरा पक्ष था उसके द्वारा बाल को बंद कर देने और उस वाली बात को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया। फिर वो हाथापाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है क्रॉस टाइम हुई। खबर है रायपुर से, जहां पर सोम्या चौरसिया और रानू साहू कोर्ट में पेश किए गए। प्रोडक्शन वारंट पर विशेष कोर्ट में दोनों की पेशी हुई है। ईओडब्ल्यू दोनों की रिमांड भी मांगेगी। ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले में एफआईआर की थी, जिसके बाद इन दोनों की पेशी की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने 1 साल पहले ही गिरफ्तार किया था। लगातार एक तरफ सोम्या चौरसिया जमानत के लिए प्रयास कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर है, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। रंगारी गांव की ये तस्वीरें हैं जिसमें महिलाएं हाथ में पूजा की थाली लिए हुए खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं ये भी आपको दिखाएंगे। महिलाओं के साथ पुरुष भी हाथों में थाली लेकर खड़े हैं। शराब की दुकान है, आसपास लोग खड़े हैं। शराब की दुकान के पास पूजा की थाल का क्या काम है, ये आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर। दरअसल इस गांव की महिलाओं ने लोगों की शराब की लत को छुड़वाने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। हाथ में पूजा की थाली लेकर शराबियों का शाही स्वागत किया जाता है, उन्हें तिलक लगाया जाता है, जिससे ये शर्मिंदा होकर शराब खरीदने दुकान पर ना जाएं। गांव की महिलाएं 10 दिन से शराब दुकान हटाने की मांग भी कर रही हैं। तहसील दफ्तर में भी आंदोलन किया गया, भजन कीर्तन भी किए गए, लेकिन जब प्रशासन और ठेकेदार ने बात इनकी नहीं सुनी तो फिर महिलाओं ने ये तरीका अपनाया और पुरुषों ने भी उनका साथ दिया। तिलक लगाकर यहाँ पर शराबियों का स्वागत किया गया। और देश की सियासत आज किस मुद्दे पर गर्म रही ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम इस बुलेटिन में आपको तमाम अलग अलग तस्वीरों वाली, अलग अलग फ्लेवर वाली खबरें दिखाते हैं ताकि आपको हर खबर से रूबरू करा सकें। लेकिन देश की सियासत किस पर गर्म है ये भी आपको जानना जरूरी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले की खबर है जिस पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। जैसे ही ये फैसला आया, राजनेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई। ममता दीदी एक तरफ और दूसरी तरफ तमाम दलों के नेता, खासतौर से बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका दिया और साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। अब राज्य में 1993 के आधार पर नई ओबीसी सूची बनाई जाएगी। इस फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। इसी बात को लेकर राज्य में नए सिरे से सियासत गर्मा चुकी है। सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं और अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। सीएम ममता ने आरक्षण रोके जाने के आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। इतना ही नहीं, कई प्रदेशों में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के इस तरह हाईकोर्ट के फैसले को न मानने पर विरोध भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है, बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। तो देश की सियासत आज इसी पर गर्म रही। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।